गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या बेटा मैं ऑडिबल हूँ? आपको मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। बेटा क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या मैं ऑडिबल हूँ? वेरी गुड। आज बच्चे बहुत कम हैं। वेरी गुड। नहीं बेटा, कल 77 78 बच्चे थे। आज बहुत ही कम है। हो सकता है बच्चे प्रिपेयर हो रहे हो एग्जाम के लिए, बट एग्जाम का पोर्शन ही सिर्फ खत्म नहीं हुआ। सिलेबस तो व्हाट दे आर गोइंग टू प्रिपेयर, हाउ दे आर गोइंग टू प्रिपेयर, वो भी तो डाउट है ना। अच्छा, बच्चे लोग सुबह सुबह सो के नहीं उठे? हाँ, ये हो सकता है कि सो के नहीं उठे। तो बच्चे लोग 12 बजे के बाद उठते हैं ना। चलो बेटा, बच्चे कम है तो हम उनके लिए रुक तो नहीं सकते। विल स्टार्ट अवर सिलेबस, क्योंकि सिलेबस पेंडिंग हो जाएगा। फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। राइट, चलो आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको कल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करवा के दिया था, राइट बेटा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करवा के दिया था। एंड क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? वेरी गुड बेटा। कैमरे को और जूम करना है बेटा? ठीक है ठीक है, अब सही है। अच्छी बात है। ठीक है बेटा, राइट। बेटा ये जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में है, हमने कल आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कराया था, अगर आपको याद होगा तो इसमें जो हमारा था बेटा, दैट इज अ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और इन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करा के दिया था, लॉ ऑफ डेफिनेट की प्रोपोर्शन कराया था, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट कांस्टेंट और मल्टीपल प्रोपोर्शन करा के दिया था। एक काम करेंगे बेटा, एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले हम वो भी देखेंगे। सी है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वेट ऑफ, मतलब व्हाट इज द वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 would react with 24.4 gram of sodium sulfate, 4 gram of sodium sulfate to produce 46.6 gram of
46.6 ग्राम ऑफ, भाई BaCl2 Na2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? वेरी गुड सर, बेरियम सल्फेट, राइट? हाँ बेटा, बेरियम सल्फेट 46.6 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट देगा एंड 23.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड देगा। अगर ऐसा कुछ चलता है तो व्हाट इज द वेट ऑफ BaCl2 वुड रिएक्ट करके पूछा है। मतलब इसको पहले आप है ना स्टेटमेंट के हिसाब से रिएक्शन बना लीजिए। BaCl2 अच्छी बात है सर, वुड रिएक्ट विद 20 सोडियम सल्फेट, ये भी अच्छी बात है। बेटा आप जानते हो ये दोनों की रिएक्शन कराओगे तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन मिलके 2 NaCl तो बाहर आएगा ही आएगा, तो साथ में बेरियम के साथ सल्फेट जुड़ जाएगा एंड इट फॉर्म बेरियम सल्फेट। 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन पढ़े ना, वही वाला कंसेप्ट है। बात यहां तक नहीं होती भाई, अगर ये मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम आ जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट ढूंढनी है। बेटा बेरियम की एटॉमिक वेट 137 ऐसा याद करो, सल्फर की एटॉमिक वेट 32 होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है, सोडियम की 23 होती है, क्लोरीन की 35.5 होती है। अब आप एक काम करना भाई, इनकी मॉलिक्यूलर वेट निकालना। तो बेरियम क्लोराइड तो दिया ही नहीं है, दिया है क्या भाई? नहीं है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of mass, total mass of reactant must be equal to total mass of product। बेटा रिएक्टेंट में है कौन? या सर मास ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस मास ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस मास ऑफ बेरियम सल्फेट। ये मैंने एटॉमिक वेट लिखा के दिया, इसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ने वाली है, पर लिखा के दिया, काम आएगा। अब देखना है, इसकी वेट निकालना है तो x प्लस सोडियम सल्फेट का वेट कितना दिया है, देखो बेटा आपके पास सोडियम सल्फेट 24.4 ग्राम, तो जोड़ दो। बेटा मास ऑफ NaCl कितना दिया है, देखो आप NaCl सोडियम क्लोराइड कितनी दी है 46, ना 23.4 है, प्लस BaSO4 कितना दिया है 46.6। भाई इतना सिंपल मैथमेटिक्स तो आपको भी आता होगा ना? नहीं आता? आता सर। कैसे? x इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ो, इसको वहां ले लो, 23.4 प्लस 46.6 माइनस 24.4 करके देखो, जो वेट आएगा वो मास ऑफ BaCl2 है। कितना आ रहा देखो बेटा, 45.6 आ रहा है, ना 45.6 ग्राम। Hence we can say the weight of barium chloride is equal to 45.6 ग्राम। बेटा इसमें नंबर ऑफ मोल से फर्क नहीं पड़ता कि 2 लिए 3 लिए, अपने को क्या करना है, हमारा काम इतना ही है, जितनी प्रोडक्ट की मास होगी उतना रिएक्टेंट का मास होना चाहिए, ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। इज इट क्लियर? देख लो बेटा। अब इसी को और एक मेथड से समझेंगे बेटा, इसी को और एक मेथड से समझेंगे। हाँ मतलब अगर मैंने आपको लॉस पढ़ा दिए तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ द क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हाउ टू सॉल्व इट एंड ऑल। तो एटलीस्ट हम एक भी यहाँ पर मॉडल प्रॉब्लम करते हैं तो बेटा आप लोग मॉड्यूल से या रेफरेंस बुक से आप सॉल्व कर पाओगे। लेट अस गो विथ हियर, एक छोटा सा एग्जांपल है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, राइट?
सर ये 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 होता है 10 ग्राम। और इस 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कराते हो तो डिकम्पोज हो जाएगा एंड इट गिव्स ऑन हीटिंग इट गिव्स CO2 कितना 4.4 ग्राम ऑफ CO2 देता है। देन आपको अभी क्या करना है, डिटरमाइन द वेट ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड। आपको क्या निकालना है भाई, कैलकुलेट द वेट ऑफ CaO, इसको क्विकलाइम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, क्विकलाइम। करना क्या है, देखिए बेटा पहले रिएक्शन लिखो। जब ये हीट करोगे, डेल्टा का साइन मतलब क्या होता है बेटा, हीटिंग सिंबल है। हीट करो तो टूटेगा क्विकलाइम में और CO2 में। सर रिएक्शन तो बैलेंस है, अच्छी बात है। हाँ बेटा रिएक्शन बैलेंस ही है। ये कितना दिया 10 ग्राम, ये कितना दिया निकालना है, ये कितना है 4.4 ग्राम। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, सर मास ऑफ रिएक्टेंट total mass, right? Total mass of reactant must be equal to total mass of the product. Total mass of the products. भाई reactant में क्या है, CaCO3 है, तो what is the mass of CaCO3? 10 ग्राम। प्रोडक्ट में क्या है बेटा, CaO कितना x ग्राम, और ये कितना 4.4 ग्राम। भाई x इज इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 4.4, निकालो 5.6 ग्राम। What is x beta? Mass of CaO. Hence we can say the weight or mass of quicklime CaO is equal to 5.6 ग्राम। किस मेथड से आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आ रहा है। देख लो बेटा देख लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मैं बताया ना आपको, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी लेवल कभी भी नहीं पूछता है। क्योंकि डिफिकल्टी लेवल पूछने के लिए यहाँ है भी नहीं कुछ। वेरी गुड। चलो अब एक काम करेंगे, अब दूसरा लॉ कौन सा था, मल्टीपल प्रोपोर्शन था और दूसरा डेफिनेट प्रोपोर्शन था। अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन लिख के सॉल्व करा के दूंगा और आप सोच के बोलना कि वो मल्टीपल है कि डेफिनेट है। उसी में से जो मैंने पढ़ाया उसी में से दूंगा आपको मैं। लेट अस टेक, थोड़ा क्वेश्चन ही बड़ा है क्योंकि लॉ है ना बेटा, तो लॉ के लिए ना थोड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। आई विल ट्राई टू राइट इट बेटा, कुछ नहीं होगा, आप भी लिखिए मेरे साथ में। weight of copper oxide, weight of copper oxide मतलब copper oxide का weight which is obtained by treating obtained by treating 2.16 gram of a metallic copper 2.16 gram of metallic copper with nitric acid। बेटा नाइट्रिक एसिड की जगह पे HNO3 लिख देता हूं मैं, ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। विथ नाइट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन बेटा एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन ignition it was 2.70 gram। तो weight of copper oxide obtained by treating this much gram of copper with HNO3 and subsequent ignition was 2.70 gram। इसका मतलब ये किसकी मास है भाई, इट इज द मास ऑफ weight of copper oxide। ध्यान से देखो, weight of copper oxide obtained by treating this much gram of copper with HNO3 and subsequent ignition was this much gram, means it is the weight of copper oxide। सिंपल मैं भी दे सकता था, एग्जामिनर ऐसी एग्जाम में देता है, तो मेरा भी काम है ना घुमा के देना है भाई, राइट। आगे देखो अभी इन अनदर एक्सपेरिमेंट्स, आगे बढ़ेंगे भाई।
इन अनदर एक्सपेरिमेंट, बेटा हम और एक कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा ऑन रिडक्शन गिव्स बेटा ऑन रिडक्शन गिव्स 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, और हमसे पूछ रहा है शो दैट, क्या बेटा, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड illustrate the law of constant composition, show that the result illustrate the law of constant proportion, जिसको आप डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो बेटा, डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हो, उसको आपको शो करना है। सोचो बेटा कैसे करना है। तो पहले एक काम करो ना सर, पहले आप एक्सपेरिमेंट 1 लिखिए जो दिया हुआ है, बाद में एक्सपेरिमेंट 2 लिखिए जो वो भी दिया हुआ है। बेटा एक्सपेरिमेंट 1 पे देखो क्या दिया है, वेट ऑफ कॉपर कितनी है, वेरी गुड, सो वेट ऑफ कॉपर 2.16 ग्राम। एक्सपेरिमेंट 2 में वेट ऑफ कॉपर, सॉरी इसमें वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितनी है, 1 में वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.70 ग्राम। बेटा एक्सपेरिमेंट 2 में वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड निकालो कितना है, वेट ऑफ 1.15 ग्राम। बेटा कॉपर ऑक्साइड भी आ गया। बेटा वेट ऑफ कॉपर कितनी है यहां पर देखो, वेरी गुड सर, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, दोनों अलग अलग आ गए। अब एक काम करो, वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया है क्या, नहीं है, निकालो। सर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, बेटा कॉपर का वेट 2.16 है, कॉपर ऑक्साइड का वेट 2.70 है, तो ये कुछ ऐसी होगा ना, देखो कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड का 2.70 ग्राम, 2.16 ग्राम, ऑक्सीजन निकालो भाई, तो आप लिख लो वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2.70 माइनस 2.16। हाँ बेटा 16 मतलब 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पर कितना आएगा, अभी 6 आएंगे, 6 से 1 गया 5, 0.54 ग्राम इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आ जाओ, कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू कॉपर प्लस ऑक्सीजन, बेटा ये 1.15, ये 0.92 और ये ऑक्सीजन, तो आपको आएगा सर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.15 माइनस 0.92, आ रहा समझ में, 1.15 माइनस 0.92, 0.23 ग्राम इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया। बेटा ऑक्सीजन की वेट यहाँ भी है, ऑक्सीजन की वेट यहाँ, दोनों एक्सपेरिमेंट में अलग अलग ऑक्सीजन का वेट आ रहा है, करना कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पे आप कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो ले लो, और यहाँ पर भी आप कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो ले लो, बिकॉज कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रेशियो देखा जाता है। और याद है कंपाउंड कहीं से भी बनो बेटा, कंपाउंड कहीं से भी बनो, whatever the source of the compound, but the compositions of the element present in the compound remains same, वो चेंज नहीं होता है। कल बताया था वाटर की बात किया था मैंने, कल वाटर की बात में क्या बताया था बेटा, वाटर सी से आओ कि रेन से आओ, वाटर तो वाटर ही है, और कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन द रेशियो ऑफ 2:16, 1:8, वही वाला है। अब आप देखो कॉपर की कितनी वेट है, 2.16, कॉपर की एटॉमिक वेट कितनी होती, सॉरी ये 1.6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी आ रही, 0.54। बेटा जो लोअर वैल्यू है ना उसको दोनों से डिवाइड कर लो आप, अब लोअर वैल्यू ये है तो ये लोअर वैल्यू बाय लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू बाय लोअर वैल्यू, बेटा ये 1 आ रहा, ये देखो अप्रोक्सीमेटली कितना 4 टाइम्स आता है, तो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा, 4:1। यहाँ पे आ जाओ, कॉपर की वेट 0.92, ऑक्सीजन की 0.23, बेटा लोअर 0.23 है तो 0.23 बाय 0.23, और हायर को भी लोअर से ही डिवाइड कर दो। अरे भाई हम वैल्यूज निकाल रहे हैं ना, रेशियो निकाल रहे हैं,
तो ये आ गया 1:2। इसको देखो 0.92 0.23 अप्रोक्सीमेटली, ये भी तो 4 ही आता है। तो देखो सर, कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो 4:1, इसमें भी कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो 4:1, इसमें भी। मतलब बोलेंगे बेटा द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन द बोथ एक्सपेरिमेंट इज सेम। क्या बोलेंगे? दस द रेशियो ऑफ copper and oxygen in both experiment remains same. But it remains same whatever is the source. Hence the given data illustrate the law of constant proportion. Hence the given data illustrate the law of constant proportion. आ गया समझ में बेटा? ये है एग्जांपल जो आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कल पढ़ाए थे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बेटा, कोई डाउट है इसमें? अब कांस्टेंट भी हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हो गया। अब एक काम करेंगे बेटा, हम लोग जाएंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी देख लेंगे। विल सी द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसी को कोई डाउट है इसमें, पूछ सकते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बट डाउट है तो पूछो। हाँ, आप जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हो सर एक्सप्लेन वंस अगेन बोले, तो थोड़ा सा मुझे दुख होता है कि बच्चा फिर से क्यों पूछ रहा है एक्सप्लेन वंस अगेन। वंस अगेन बोलना वो डाउट नहीं होता है बेटा। डाउट मतलब सर ये ऐसा आया तो वैसा क्यों आया, ये डाउट होता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी बेटा, आप गलत मत समझो। तो आप बोलोगे सर हमने पूछा आपको प्लीज एक्सप्लेन मी वंस अगेन बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन दैट वन। तो बेटा प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन की अगर बात करते हो ना आप, तो आपको क्या करना पड़ता, आप डीएलपीज में अपलोडेड वीडियोस है। हाँ, ये जो बच्चों ने लिखा है देखो यहाँ पे, सर प्लीज रिपीट वंस अगेन, वो गलत है। हाँ, ऐसा जो लिखते हैं ना व्हाट इज दिस, ऐसा कुछ लिखते हैं, तो देखो बेटा ये OXY ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसा कुछ भी रहा तो आप पूछ सकते हो। यस बेटा, ऐसा कुछ भी रहा तो आप पूछ सकते हो। हाँ, पर अगर आप बोलेंगे सर रिपीट वंस अगेन बोल, तो थोड़ा सा मुझे भी ये होता है ना, इतना पॉसिबल नहीं है। 0.54 कैसे आया, हाँ ऐसा पूछो, अच्छा लगता। इसकी वेट 2.16 यहाँ पर है, ऑक्सीजन की वेट 0.54 यहाँ पर है। तो दोनों का रेशियो कैसे निकालोगे बेटा? दोनों में जो वैल्यू छोटी है ना, छोटी वाली वैल्यू, जो लीस्ट वैल्यू है, उसको डिवाइड करो, लीस्ट वैल्यू बाय लीस्ट, हायर वैल्यू बाय लीस्ट, निकालो 4:1। ये भी वैसे ही होता है। सही है?
हाँ सर, गो स्लो, अच्छी बात है बेटा, और स्लो चलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई डाउट किसी को नहीं है? गुड, चलो आगे बढ़ेंगे। सर आई हैव डाउट, बोलो बेटा क्या डाउट है आपको, बोलो ना, डाउट क्या है बोलो। अब आपने लिख के छोड़ दिया सर आई हैव डाउट, तो मैं भी रुक गया। अच्छी बात है। 5176 आखिरी के 4 नंबर है बच्चे का। आपने जो राउंड अप किया वो क्या है बेटा? वो क्या है? वो HNO3 है जो आपने ब्लू में आपने घुमाया ना, वो HNO3 है। HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं बेटा। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे सर। राइट सर, वेरी गुड सर, कितना अच्छा लगा बच्चा ओके सर बोल दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो अब आगे जाएंगे, देखो बेटा, कांस्टेंट हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास भी हो गया, अब रहा मल्टीपल। तो भाई मल्टीपल तो समझ में आ ही जाएगा ना, उनमें दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें वन ऑफ द एलिमेंट का मास फिक्स होगा, और जिससे कंबाइन हो रहा हो, हाँ बेटा, जिससे कंबाइन हो रहा हो उसकी मास कैसे हो? यस, बी सिंपल मल्टीपल रेशियो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो एग्जांपल्स देखे, कंजर्वेशन ऑफ मास एक देखे और कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक देखे। मैं चाहूंगा एक थोड़ा सा मल्टीपल का भी एग्जांपल कर लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। नाउ एक एग्जांपल हम मल्टीपल प्रोपोर्शन का भी बना लेंगे। बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड को H2O2 कहते हैं और वाटर को H2O, तो बोलेंगे हम H2O2 एंड H2O कंटेन्स, तो ऑब्वियसली दोनों H और O से तो मिले हैं, कंटेन्स 5.93% 5.93% and 11.2% of hydrogen रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब H2O2 में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? 5.93, और वाटर में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? 11.2%। अब हमसे पूछा है शो दैट द डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बस इतना ही लिख दिया, शो दैट द डाटा illustrate the law of मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना लेंगे। उसमें अगर आप एक एक एलिमेंट की रेशियो निकालो तो आपको ऐसे दिखेगा, वन ऑफ द एलिमेंट का मास फिक्स है और जो फिक्स मास ऑफ द एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, तो कंबाइनिंग एलिमेंट आप विल बियर ए सिंपल मल्टीपल रेशियो टू ईच अदर। बना के देखेंगे भाई, देखो सर पहले आप कंपाउंड ऑफ H2O2 बना लो और बाजू में कंपाउंड ऑफ वाटर को बना लो। बेटा H2O2 में हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन कितने उसकी रेशियो ले लो, और इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ले लो। बताऊं मैं, अगर H2O2 में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपकी 5.93 है
तो बेटा 100 में से 5.93 गया तो बाकी बचा कितना? यस सर, 94.07 इज ए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। समझे ना बेटा? H2O2 में हाइड्रोजन की परसेंटेज 5.93 दिया है, तो 100 माइनस 5.93 करा लो, 94.07 इज द परसेंटेज ऑफ क्या बचा वाला एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। वैसी वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको 11.2 दे रहा है, तो 100 माइनस 11.2 बना लो भाई, 88.8 इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। दोनों भी आ गए। करना क्या है सर, मैंने आपको सिखाया, सिंपल वे क्या है, जो लीस्ट वैल्यू रेशियो निकालना है ना, तो लीस्ट वैल्यू को डिवाइड कर लो दोनों से। भाई लीस्ट तो ये है, लीस्ट बाय लीस्ट, हायर वैल्यू बाय लीस्ट। बेटा लीस्ट वैल्यू, लीस्ट बाय लीस्ट, हायर वैल्यू बाय लीस्ट। समझे आप? आसपास इसको निकालो तो 8 आता है, 7.92 एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है बेटा। और इसको 15.86 होती है, अप्रोक्सीमेट 16, अप्रोक्सीमेट 8। भाई 16 और 8 को अगर मैं लेना चाहूँ, मैं लेना चाहता हूँ, ये 1:16 अप्रोक्सीमेट लिया बेटा मैंने, इट इज अप्रोक्सीमेट। और ये 1:8 बेटा, ये भी मैंने 8 जो लिया ये अप्रोक्सीमेट लेके चला। बोलो सर इसमें फिक्स मास किसकी है? हाइड्रोजन का मास फिक्स है, और जिससे कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन से, दे बियर ए व्हाट बेटा, 2:1 हो या 1:2 हो, दे बियर ए व्हाट, सिंपल मल्टीपल रेशियो। तो हम कैसे लिखेंगे? thus the ratio of weight of oxygen which combined with the fixed weight of hydrogen, thus the ratio, किसका रेशियो बेटा? ऑक्सीजन का रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? 16:8 है ना, रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन which combines with, which combines with, which combines with fixed weight of, which combines with fixed weight of hydrogen bears a simple multiple ratio. Sir, it bears a simple multiple ratio. But when it bears a simple multiple ratio, क्या रेशियो दिखा रहा भाई? 16:8 या 8:16, मर्जी आपकी। 16:8, that is 2:1। तो बेटा अगर वो कोई फिक्स्ड वेट ऑफ द एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करे और दूसरा एलिमेंट बियर ए सिंपल मल्टीपल रेशियो दिखा रहा है, हेंस इट इज अ लॉ ऑफ, क्या था बेटा? मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलुस्ट्रेटेड। सो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलुस्ट्रेटेड। आ गया सर समझ में? 3 लॉस हो गए, तीनों लॉ के एक अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करा लिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा एनीबॉडी इज हैविंग डाउट ऑन दिस वन प्लीज? डाउट्स आर वेलकम, एक्सप्लेन वंस अगेन इज नॉट वेलकम। अगर आप बच्चे बोलेंगे सर एक्सप्लेन वंस अगेन बोले, थोड़ा बुरा लगता है। एक्सप्लेन वंस अगेन इज नॉट नॉट, वो एंटरटेन नहीं होगा बेटा। हाँ डाउट है तो वो जरूर एंटरटेन होगा, कितना भी डाउट, कैसा भी डाउट हो, हम जरूर बताएंगे बेटा। बट सर इफ वी गेट सेम रेशियो वी कॉल इट डेफिनेट प्रोपोर्शन। हाँ ना? नहीं बेटा एक बार लॉ रेफर कर लो, लॉ रेफर कर लो। डेफिनेट कांस्टेंट में क्या होता है? वाटर रेंज से आओ कि सी से आओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो सेम ही होता है। अच्छा सर ये वैल्यू कहाँ से आए? बेटा वो वैल्यू जो है ना, देखो हाइड्रोजन 5.93 है हाँ, 100 माइनस 5.93 करा लो, जो बचा वो ऑक्सीजन की वैल्यू 94.07, और बाजू में हाइड्रोजन की वैल्यू 11.2 दिया है,
तो 100 माइनस 11.2 करा लो, तो वो जो वैल्यू आएंगी बेटा वो 88.8 इज अ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और कोई डाउट है सर? नहीं है? वेरी गुड। बेटा अभी एक काम करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ, सॉरी बेटा मैं म्यूट हो गया था, देखा नहीं। आवाज आ रही है मेरी अभी आपको? देखो, वेरी गुड। बेटा अभी आखिर के दो लॉज है, एक है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम और एक अपने अवोगाड्रो अंकल की लॉ। और अवोगाड्रो अंकल के बारे में स्टोरी बताना था, अब टाइम नहीं है बेटा स्टोरी का, अदरवाइज मजा कर लेते। अवोगाड्रो अंकल की स्टोरी बता के बहुत एंजॉय करते थे आप लोग। बट एग्जाम भी है हमारा संडे को या मंडे को, पोर्शन भी सिलेबस कंप्लीट करना है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो टाइम इज नॉट अलाउइंग मी टू एक्सप्लेन और टू गिव द सम नॉलेज। मतलब स्टोरी मतलब उनके बारे में जानना जरूरी है ना बेटा, सबके बारे में, क्योंकि अगर हम उनके बारे में जानेंगे तो उनके लिए हमारे दिल में रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी ना। और सही में बहुत रेस्पेक्टफुल पर्सन थे हमारे अवोगाड्रो अंकल जी, बहुत रेस्पेक्टफुल पर्सन थे। और ये भी लोगों को बाद में गुजर जाने के बाद मालूम चला कि अवोगाड्रो साहब ने साइंस में इतना कंट्रीब्यूशन दिया। इसीलिए अवोगाड्रो जो नंबर बोलते हैं ना, एक्चुअली वो अवोगाड्रो अंकल को नंबर के बारे में नहीं मालूम, एक कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने दिया है उनको कि ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज अवोगाड्रो नंबर करके ऐसा कंट्रीब्यूशन हमने दिया है। राइट सर, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। बट अब तक हमने देखे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम आएंगे लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। भाई आई थिंक ये 4 नंबर वाला होगा, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इंटरेस्टिंग पार्ट है, देख लो अच्छे से, समझ लो, बहुत काम आ जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री आसान कर देगा आपकी। बेटा इस लॉ के हिसाब से कोई भी गैसेस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कंबाइन होने वाले रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने वाले रिएक्टेंट, दे आर इन ए सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम, विच इज ए सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ऐसे बोले तो समझ में किसी को नहीं आएगा, डोंट वरी, एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो रिएक्टेंट है मतलब वो भी लॉ अप्लीकेबल फॉर गैसेस रिएक्शन बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन द गैसेस रिएक्शन, मतलब रिएक्शन गैसेस होना चाहिए, the reactants are always, the reactants are
always reactants are always combined in a simple ratio, are always combined in a simple ratio. जो रिएक्टेंट्स है ना बेटा A प्लस बी यूज रेस टू C प्लस डी वाला, तो जो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे ऑलवेज कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट। बेटा ये जो रिएक्टेंट्स जो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाया है दैट टू बी इन ए व्हाट यू कैन से इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, व्हिच इज अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। मतलब देखो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट आर कंबाइनिंग एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट which is a simple ratio again by volume। बोलने का मतलब ये है भाई, रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट जो देते हैं, तो जो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं दे आर कंबाइनिंग इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, और प्रोडक्ट जो मिल रहा है दे आर आल्सो इन द सिंपल रेशियोज प्रोडक्ट्स बाय वॉल्यूम ही हो गए एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहली बार जब हमारे सर ने या हमारे टीचर ने ये लॉ पढ़ाया था मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन ये लॉ की खासियत बताऊं मैं, एग्जाम्पल दे देना तो लॉ अपने आप आ जाता है। कैसे? देखो भाई अच्छा सा एग्जाम्पल है, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये वाला H2 गैस के फॉर्म में, ये वाला Cl2 ये भी गैस के फॉर्म में। भाई ये दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, है ना? प्रोडक्ट दिया नहीं है? दिया है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या बोलना आपने, हाइड्रोजन कितना है? ये 1 है, मतलब आप इसको 1 वॉल्यूम बोल सकते हो। बेटा क्लोरीन कितना है? यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब नंबर कोफिशिएंट 1 है, तो सर इसको आप 1 वॉल्यूम बोल सकते हो। तो बेटा रिएक्टेंट जो कंबाइन हो रहे हैं दे आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर बाय द व्हाट यू कैन से सिंपल रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, और इससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है भाई ये 2 है, तो आपको 2 वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वही तो बोल रहा है बेटा, reactants are combining in a simple ratio by volume and form product which is also the simple ratio by volume। पर आप ये गलती मत करना सर ये 1 + 1 2 आया, ना 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लस 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 वाला नहीं है खेल। इतना ही बताना है कि ये 1 वॉल्यूम है, ये 1 है और ये 2 आया। बेटा क्योंकि ये आपको 1.5 दिख रहा है यहाँ नहीं, यहाँ पर 1.8 कुछ दिख रहा है नहीं, मतलब फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होते हैं, मतलब होल नंबर होने चाहिए, 1 1 2 2 1 2 3 2 1 कुछ भी हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन में ना हो। मतलब इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर आपको लिखना है स्टेटमेंट तो क्या लिखोगे मालूम, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 volume of chlorine, 1 volume of chlorine and forms 2 volume of HCl। नाम क्या है भाई HCl का? हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट? ये है आपका गैस, व्हाट यू कैन से गैसेस वॉल्यूम। एक्चुअली ये गैसेस वॉल्यूम दिया किसने बेटा? गे लुकास ने दिया, GAY गे लुकास, hence it is also called as a गे लुकास लॉ, LUSS। what you can say Lucas law, it was given by Gay Lucas but as a Gay Lucas law। got the point? ठीक है, अब इसको सिंपल रेशियो बताना है तो कैसे बताओगे भाई? आप देखो सिंपल रेशियो है या नहीं है? सर है ना। देखो 1 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कंबाइनिंग विद 1 वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट टू गिव्स द 2 वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। पर ये कंफ्यूजन में मत जाना 1 + 1 2 = 2 आ रहा, ना ना ना। बताना चाहता है कि होल नंबर कंबाइन होते हैं और होल नंबर के प्रोडक्ट आते हैं, फ्रैक्शंस में कुछ भी नहीं आता है। दैट इज ओनली द व्हाट यू कैन से गे लुसाक लॉ और द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। देख लो बेटा, और एक एग्जांपल बनाएंगे इसका, या ऐसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे।
बेटा और एक अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे पास में, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये, मैं देखो क्या दे रहा हूं, ये आपके जो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे गैस में थे, प्रोडक्ट आने वाला भी गैस में, तो गैसेस रिएक्शन के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है बेटा। N2 प्लस 3H2 गैस के फॉर्म में, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, भाई ये भी गैस के फॉर्म में। सर इसको देख के अगर मुझे स्टेटमेंट लिखना है तो मैं कैसे लिखूं, बोलो। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ कितना बेटा, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, है ना बेटा। ये 1 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है, तो ऐसा मत समझना 1 + 3 4 आना ना ना, बताना चाहता है कि होल नंबर के प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स होल नंबर के प्रोडक्ट देते हैं। तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म कितने बेटा, आप बोलो कितने वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दे रहे हैं, 2 वॉल्यूम, टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, बेटा इट फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। मतलब इसका आप सिंपल रेशियो देखो क्या आ रहा। सर इसका भी एग्जांपल ये है कि जो रिएक्टेंट्स है 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये सिंपल रेशियोज है बेटा। गॉट द पॉइंट। वही तो बताना चाहता है कि जो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे दैट शुड बी इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, और प्रोडक्ट जो बना रहे वो भी कैसे हो बेटा, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ए लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, or we can say law of gases volume which is given by the Gay-Lussac and called as the Gay-Lussac law। कोई डाउट है इसमें? तो इसका स्पेशल नोट ये है बेटा, ये पूरा लिखे ना आपने, तो इसका एक नोट है। तो बेटा आप बोलोगे सर अभी 2000 रुपीज का नोट दे रहे हैं कि 500 का दे रहे हैं, ना तो 2000 का ना तो 500 का, 50 रुपीज का नोट रख लो, सब लोग काम आ जाएगा। दिस लॉ, हाँ बेटा, दिस लॉ is used only for gases reaction, is used only for gases reaction। एग्जाम में पूछता है ये वाला। इट रिलेट वॉल्यूम टू मोल और मॉलिक्यूल, बेटा इट रिलेट वॉल्यूम से मोल को और वॉल्यूम से मॉलिक्यूल को। हाँ बेटा, ये वॉल्यूम से मोल या मॉलिक्यूल को रिलेट करता है, बट डज नॉट रिलेट विद द मास, बट डज नॉट रिलेट विथ मास। ये मास को रिलेट नहीं करेगा, वॉल्यूम से मोल को रिलेट कर सकता है, वॉल्यूम से मॉलिक्यूल को रिलेट करेगा, बट वॉल्यूम से मास को रिलेट नहीं करता है। इसको समझने के लिए इसका एक न्यूमेरिकल कर लेंगे ना, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। चलो बेटा इसके छोटे से एग्जांपल करके देखेंगे न्यूमेरिकल्स, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें कैसे पूछे जाते हैं। राइट, देखो एक मिनट।
बेटा फॉर द गैसेस रिएक्शन for the gases reactions, if 40 mole of hydrogen, एक काम कर दो ना 40 ml कर दो, क्योंकि वॉल्यूम से मॉलिक्यूल को रेट करते हैं पर मास को रेट नहीं करते. if 40 ml of hydrogen react completely, it react completely with क्लोरीन ले लो आप, दिख भी रहा ना, it react or it completely react with the chlorine, then find out ये इंपॉर्टेंट है, find out the required volume of chlorine, the required volume of chlorine, ये कितना लगेगा वो निकालना है, and volume of HCl gas produced, and volume of HCl gas produced. चलो बेटा इसको करके देखेंगे कैसा आना चाहिए, राइट. देख लो बेटा गे लुजैक लॉ के हिसाब से आप H2Cl2 2HCl दे दिए, सिंपल रेशियो 1:1:2 दिख रहा है. अगर आपका हाइड्रोजन 1 ml हो तो क्लोरीन 1 ml से रिएक्ट करेगा, 2 ml ऑफ HCl दे देगा. अगर आपको हाइड्रोजन 40 ml हो तो क्लोरीन भी 40 ml होंगे और HCl उसके हिसाब से 40 ml दे देगा, राइट. तो इसका मतलब 80 ml of HCl will produce and required volume of Cl2 equal to 40 ml, जो होना था आ गया. और HCl कितने बन गए, 80 ml बन गए, आंसर आ गया. करके देखेंगे बेटा. अब आप ये देखिए जो हमने गे-लुजैक लॉ देखे हैं उसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है फॉर ए गैसेस रिएक्शन दिस वन. तो देखो बेटा मैं गैसेस रिएक्शन लिख रहा हूँ, H2 in the form of gas, chlorine in the form of gas, it gives 2 moles of HCl in the form of gas. Gases reaction है. If 40 ml of hydrogen react completely with chlorine, 40 ml इससे react कर गया completely, then find out the required volume of chlorine and volume of HCl produced. तो आपको जानते हो बेटा according to गे-लुजैक्स लॉ ये कितना है 1 वॉल्यूम, ये कितना है 1 वॉल्यूम, ये कितना है 2 वॉल्यूम. अब ये कितना दिया है 40 ml. बेटा 1 वॉल्यूम को मैंने बताया ना, वॉल्यूम को आप ml में भी ले सकते हो, मोल में भी ले सकते हो. तो 1 वॉल्यूम को 1 ml ले लो भाई, ये भी 1 ml ले लो तो ये 2 ml हो जाएगा. दिया कितना है देखो हाइड्रोजन, सर 40 ml ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है, तो क्लोरीन भी कितनी होगी 40 ml. तो बेटा ये 1 से 2 आता तो ये 40 से 80 तो आना है. इसका मतलब सीधा आंसर आ गया. व्हाट इज दैट, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड कितना दिख रहा 40 ml एंड वॉल्यूम ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस्ड कितना दिख रहा बेटा 80 ml. इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लॉ ऑफ गे-लुजैक लॉ या गैसेस वॉल्यूम. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी. ले लिए. चलो और एक बनाएंगे बेटा, और एक बनाएंगे, क्योंकि जितने एग्जांपल्स इसमें से बनते हैं ना तो अपने को ये लॉ आसान लगने लग जाता है. नहीं तो ओनली लॉ दे के छोड़ दिए ना किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सर एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है. हाँ बेटा क्वेश्चंस ऐसे हैं कंफ्यूज कर देता है बच्चों को फिर एक्चुअली दिया क्या है और पूछा क्या है. ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, इसलिए एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. गॉट माइंड, वेरी गुड. भाई और एक बनाएंगे हम लोग. फॉर द गैसेस रिएक्शन, for the gases reaction
H2 in the form of gas, chlorine in the form of gas, 2 moles of HCl in the form of gas. मतलब gases reaction तो gases reaction देना ही पड़ेगा. If initially 20 ml of, दिख रहा बेटा, 20 ml of H2 gas and 30 ml of भाई ये H2 है तो ये Cl2 ले लो ना, अच्छा रहता. 30 ml of Cl2 glass are present. इनिशियली ये प्रेजेंट है. अब पूछा है एंड फाइंड आउट. क्या बेटा, इनिशियली ये दोनों दिया तो HCl ही पूछेगा ना. फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ HCl एंड अनरिएक्टेड पार्ट ऑफ Cl2. फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ HCl gas produce and unreacted volume of क्लोरीन गैस. मतलब कितना क्लोरीन गैस अनरिएक्टेड रहा और कितना हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ, ये आपको बताना है. देख लो बेटा क्वेश्चन एक बार फिर से ठीक से पढ़ लो. तो अगर उसके हिसाब से गेलुजैक ला लगाओ तो 1:1:2 आएगा. मतलब 1 ml H2, 1 ml Cl2, 2 ml ऑफ HCl आना चाहिए. राइट. अब देखो इनिशियली H2 दिया कितना है, 20 ml. बेटा 20 ml H2 होगा तो Cl2 भी 20 ml होना चाहिए और 40 ml HCl आना चाहिए. बट वहां दिया कितना है, गिवन वॉल्यूम ऑफ Cl2 इज 30 ml, पर आपको लिख रहा कितना है, 20 ml ही तो आ रहा है. तो गिवन वॉल्यूम ऑफ Cl2 30 ml है, बट इट्स 20 ml. उसका 20 ml H2 से रिएक्ट कर गया तो बचा कितना होगा बेटा, Cl2 आपके पास 10 ml ऑफ Cl2 बच गया होगा. तो HCl फॉर्म कितने हो गए, 40 ml ऑफ HCl फॉर्म हो गए. राइट. करा के तू देखो बेटा फिर से सेकंड रिएक्शन गेलुजैक लॉ का कैसा दिया है और एक बार देख लो ध्यान से. गैसेस रिएक्शन दिया गया है, अच्छी बात है. तो पहले गैसेस रिएक्शन को जोड़ दो. सर H2 in the form of gas, Cl2 in the form of gas, 2 moles of HCl in the form of gas. अच्छी बात है सर, सिंपल रेशियो में है भाई. तो आप लिख दो सर अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक लॉ. सर गे-लुजैक लॉ क्या बोलता है, ये कितना है 1 वॉल्यूम. बेटा ये कितना है 1 वॉल्यूम, ये कितना है 2 वॉल्यूम. वॉल्यूम ml में दिया तो ये कितना हो सकता है 1 ml. बेटा ये कितना हो सकता है 1 ml. तो ये कितना हो सकता है 1 ml. मैंने बताया था 50 रुपीज का नोट लिख के दिया था. क्या था बेटा कि इसमें वॉल्यूम को मोल से रिलेट किया जाता, वॉल्यूम को मॉलिक्यूल से रिलेट किया जाता, लेकिन वॉल्यूम को मास से रिलेट नहीं किया जाता. तो राइट, वॉल्यूम से ml, वॉल्यूम से ml, वॉल्यूम से ml. सर आपने ml क्यों लिया एग्जाम में, देखो एग्जाम में एग्जामिनर ने वॉल्यूम इन ml ही लिया. अब आपको ये तो मालूम हुआ इनिशियली 20 ml ऑफ H2 है, तो सोचो बेटा 20 ml ऑफ H2 तो 20 ml ऑफ Cl2 भी होना चाहिए. बोलेंगे ना, ये भी, ये 1 है तो ये 1, ये 20 तो ये 20. बेटा ये 1 को 2 तो ये 20 को कितने 40 ml आते हैं ना. तो सीधा आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस. मेरा पहला काम बन गया. वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस इज इक्वल टू 40 ml. सर मैं भी खुश, मेरा आंसर भी खुश, क्योंकि मैंने वॉल्यूम ऑफ HCl निकाल दिया. लेकिन अब देखो अनरिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन निकालना है, क्योंकि 30 ml ऑफ क्लोरीन दिया है. तो आपने क्या बोलना है बेटा, यहाँ पर 20 ml ऑफ H2 कंबाइंस विथ 20 ml ऑफ क्लोरीन. ये यहां से लिखा मैंने, बट व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इज गिवन. तो लिखना एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इज गिवन कितना 30 ml. 30 ml में से कितने ml रिएक्ट हुए, तो बेटा रिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ Cl2 30 ml में कितना क्लोरीन रिएक्ट करा, तो रिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 20. तो भाई ये जो बचा होगा वो कितना होगा 10. व्हाट इज दिस, इट इज द अनरिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन. आ रहा समझ में. हाँ, क्योंकि बेटा आपको एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन 30 ml दिया था,
30 में से 20 रिएक्ट कर गया, बचा कितना 10 ml। और मेरा आंसर तो यही है बेटा, क्योंकि मुझे पूछा भी वही है। क्या पूछा है? अनरिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन पूछा है, दैट इज इक्वल टू 10 ml। देखो बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको गे-लुसैक लॉ से मिलने वाले हैं। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बेटा ये जो एग्जांपल्स किए ना हमने, इसको नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद अपनी मॉडल में से देखो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखना है। अगर आपको आया तो ठीक, नहीं आया व्हाट्सएप में सेंड कीजिए बेटा, मैं एक्सप्लेन करा दूंगा। बट आप बोलोगे सर क्लास में एक्सप्लेन कराइए, क्लास में जितना होना मैं तो करा दिया बेटा। अगर आप बोलोगे कि एक ही टॉपिक में 20-20, 30-30 क्वेश्चन करा के दो, तो सिलेबस कंप्लीशन भी रहता ना बेटा, कुछ आपको भी करना पड़ता। प्लीज यू डू योर साइड वर्क। जो डाउट आते हैं व्हाट्सएप में सेंड कीजिए, आई ट्राई टू सॉल्व द आंसर फॉर दैट वन इन द व्हाट्सएप बाय गिविंग द क्लियर इंफॉर्मेशन हाउ टू सॉल्व इट एंड ऑल, राइट। मैं आपको ये जो एग्जांपल्स करा के दे रहा हूँ ना, इट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द गिवन टॉपिक। अब आएगा अपना अवोगाद्रो अंकल की लॉ। बेटा अवोगाद्रो अंकल की लॉ और जबरदस्त है। उन्होंने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो अपनी अवोगाद्रो अंकल की लॉ है। बहुत छोटी लॉ है, अच्छी है, देखिए बेटा एक बार। बेटा अब आएगा, पहले वो कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हुआ ना, मल्टीपल भी हो गया, गे लुसैक अंकल की भी लॉ हो गई। पांचवी आ गई अवोगाद्रो अंकल की लॉ। द फिफ्थ वन विल बी कॉल्ड एज ए अवोगाद्रोस लॉ। बेटा अवोगाद्रोस लॉ क्या है पहले सुनो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, सुनो सुनो सुनो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contains equal number of molecules at same temperature and pressure। समझे बेटा आप? अगर मेरे पास एक गैस है, कोई भी ले लो, हाइड्रोजन गैस मेरे पास 1 लीटर है, क्लोरीन गैस मेरे पास 1 लीटर है, तो जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस में उतने ही मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस में होंगे। करा के देंगे, करा के देंगे भाई। ये देखिए मेरे पास एक हाइड्रोजन का गैस है, एक Cl2 का गैस है, दोनों ने मिला के 2 मोल्स ऑफ HCl का गैस मिल गया, अच्छी बात है। आपको क्या करना है, इसकी स्टाइकोमेट्री देखो भाई। सबसे पहले स्टाइक्योमेट्री देखो। सर स्टाइकोमेट्री मतलब क्या? इसकी कोफिशिएंट कितनी 1, बेटा इसकी कोफिशिएंट कितनी 1, सर इसकी कोफिशिएंट कितनी 2, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 इज 1, Cl2 की 1, एंड स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HCl कितनी बेटा 2 हो गई। पहले स्टाइकोमेट्री देख लिए। स्टाइकोमेट्री देखने के बाद सीधा बोलो गे-लुसैक लॉ, गैस है तो 1 वॉल्यूम, तो भाई ये भी 1 वॉल्यूम, तो ये भी 2 वॉल्यूम। गैस है ना सर, अभी तो देखे हमने, अच्छी बात है। तो बेटा वॉल्यूम को मॉलिक्यूल से रिलेट कर सकते हो। सर ये n मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, n मतलब बहुत सारे, मर्जी जो n की वैल्यू लोगे वही वाले n मॉलिक्यूल्स यहाँ भी होंगे। बेटा अगर ये 1 वॉल्यूम को n लेते हो, 1 को n लेते हो, तो 2 को आप 2n मॉलिक्यूल्स नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते सर? दैट मीन्स आपको क्या आ रहा है इसमें, अगर n मॉलिक्यूल दिख रहा है, अच्छे से देखो बेटा, ये अगर आपको मॉलिक्यूल्स में पूछा जाए तो बेटा n मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं इसको n/2 मॉलिक्यूल लिखूं, n/2 मतलब 1/2 मॉलिक्यूल, अगर इसको मैं लिखता हूं तो बेटा ये भी मेरा 1/2 मॉलिक्यूल नहीं हो सकता? मतलब हम बना रहे बेटा, कुछ भी हो सकता ना। अगर ये n मॉलिक्यूल है, ये n, ये 2n, बेटा ये आधा मॉलिक्यूल हो गया, तो ये भी आधा मॉलिक्यूल, तो ये कितना होगा भाई? देखो ये आधा, ये आधा, देखो n को 2n, तो आधे को ये कितना? सर ये 1 मॉलिक्यूल हो गया।
नहीं होगा? यस सर। इसका मतलब ये जो आधा मॉलिक्यूल आपने लिखा है बेटा, आधा मॉलिक्यूल मतलब इसको वन एटम नहीं लिख सकते आप, और ये भी आधा मॉलिक्यूल हो गया, तो सर इसको मैं एक एटम नहीं लिख सकता क्या? तो फिर आपको लगेगा ये आधे मॉलिक्यूल को एक एटम लिखते हो तो एक मॉलिक्यूल को दो एटम लिखते हो। हाँ बेटा, एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम। बताना चाहता है बेटा कि देखो ये आपके H2 का वॉल्यूम 1 है, Cl2 का वॉल्यूम 1 है, तो H2 के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे Cl2 के भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिख रहा है? इक्वल वॉल्यूम contain equal number of molecules at same temperature and pressure. This is a law given by whom? Avogadro's law. Screenshot ले लो बेटा इसका। मतलब ये जो अवोगाद्रोस लॉ यहाँ तक जो हमने देखे बेटा, यहाँ पर सारे जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है बेटा यहाँ पूरे खत्म हो जाते हैं, और उसके सारे एक एक एग्जाम्पल करा के दिया है। आप बोलोगे इसके एग्जाम्पल क्यों नहीं करा के दिए? इसके एग्जाम्पल और आगे आएंगे बेटा, हम लोग जब पढ़ेंगे तब लगा देंगे। एट प्रेजेंट यू शुड रिमेंबर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस ये याद रखो। राइट बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बेटा आई होप हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मतलब हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किए, तो वहां पर हमने सबसे पहला वाला पार्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करा के दिया। इसके बाद whenever I'll get my next class, मेरा टाइम जो होगा I'll start with you significant figures। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एमपीसी में मैक्सिमम आईआईटीज में इस चैप्टर से सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, पर नीट लेवल में नहीं आते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद का जो टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अ टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू इन माय नेक्स्ट क्लास। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।